अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीन फ्री पाथ। थर्मोडायनेमिक्स में मीन फ्री पाथ से क्या मुराद ली जाती है, ये आज इसका फार्मूला देखेंगे ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सारा कुछ आज हम इस टॉपिक में तय करेंगे। इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो मीन फ्री पाथ क्या है? अगर जनरल सी डेफिनेशन कहें तो हम कहेंगे मीन फ्री पाथ एक एवरेज डिस्टेंस है जो ट्रेवल होता है बाय मॉलिक्यूल दो कोलिजन्स के दरमियान में। यानी कि आप मॉलिक्यूल फिर रहा है तो दो टक्कर्स के दरमियान में जो उसने फासला तय किया वो उसका मीन फ्री पाथ कहलाएगा। ठीक होगी बात? तो अब वो चूंकि रैंडम मूव कर रहा होता है तो कोलिजन्स तो होती रहती हैं, तो हमने कोलिजन्स के बीच में जो फासला तय होता है वो मीन फ्री पाथ है। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फार्मूला बनाना हो तो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो ये मीन फ्री पाथ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये मीन फ्री पाथ डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। तो सबसे पहले जो चीज हमने डिपेंडेंस में देखी वो हमें पता चला इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मैंने लिखा मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो टारगेट एरिया डिफाइन करवाता है आपके पास। ठीक है, अगर मैं कहता है कि मॉलिक्यूल पॉइंट में ऐसा है फिर तो ये कभी टक्कर ही ना खाते और आपका मीन फ्री पाथ तो बेहद ज्यादा होता। तो इसका मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना छोटा मीन फ्री पाथ आएगा। तो क्योंकि टक्कर होते हैं कि चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। अब याद रखिएगा कि आपके पास पाई डी स्क्वायर है, सिर्फ अकेला डायमीटर नहीं है, क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर किया है, सिर्फ डायमीटर कंसीडर नहीं किया। अगली चीज जो है वो है मीन फ्री पाथ जो मॉलिक्यूल तय करता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या डेंसिटी कह लो कि डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम के। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि भाई जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा टक्कर, उतना कम मीन फ्री पाथ, क्योंकि आपके पास दो कोलिजन्स के बीच का जो फासला है वो मीन फ्री पाथ है। तो सोचो अगर एक कोलिजन एक जगह होती है दूसरी कोलिजन उससे काफी दूर होती है तो मीन फ्री पाथ तो बढ़ गया। अगर मॉलिक्यूल्स ही इतने ज्यादा हो जाएं कि टकराव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए तो इसका ना मीन फ्री पाथ तो उसके लिहाज से कम होता जाएगा। अगर थोड़े मॉलिक्यूल हैं तो थोड़े टकराने के चांसेस, ज्यादा मॉलिक्यूल हैं तो ज्यादा टकराने के चांसेस। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। फिर मीन फ्री पाथ आपका लीनियर रिलेशन शो करता है टेम्परेचर के साथ और इनवर्सली का रिलेशन शो करता है प्रेशर के साथ, मगर इसमें कुछ शर्तें हैं। ये ऐसी बात नहीं है। मीन फ्री पाथ आमतौर पर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मॉलिक्यूल तेज तेज चलेंगे, उनका एवरेज डिस्टेंस जो बिटवीन है वो नहीं इफेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब आपका मीन टाइम जो कोलिजन्स के बीच में है वो कम हो जाएगा, जबकि दो मॉलिक्यूल्स के जो दूरी है वो उसी लिहाज से होगी क्योंकि सबके सब भी एक जैसे रैंडम तेज हो जाएंगे। अच्छा, मगर अगर हम कहें कि पार्टिकल्स के पास अट्रैक्टिव रिपल्सिव कोई पोटेंशियल है फिर मीन फ्री पाथ आपका डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। एंड पे मैं एक फार्मूला भी बनाऊंगा उससे भी ये बात साबित हो जाएगी। फिर प्रेशर बढ़ाते हैं तो मीन फ्री पाथ कम हो जाता है। तो आपके पास इसका मतलब इनवर्सली रिलेशन चल रहा है प्रेशर का मीन फ्री पाथ के साथ। अब फार्मूला ड्राइव करके देखते हैं। जब मैं फार्मूला ड्राइवेशन की जानिब जाता हूं तो कुछ चीजें मुझे एस्टिमेट या अज्यूम करनी होंगी। क्या? कि मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस लूंगा जो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है और मानूंगा कि बाकी सारे मॉलिक्यूल किस पे है? रेस्ट पे है। और मैं मानूंगा कि हर मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है? डी है, स्फेरिकल शेप में है। तो आपके पास हम ये कोलिजन जो है सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी डी के साथ होंगी, बिल्कुल सेंटर पे हिट करेगा और ये सिंगल मॉलिक्यूल जिगजैग चलेगा आपके पास और पूरे सिलेंडर में क्रॉस सेक्शनल जो पाई डी स्क्वायर है उसमें से गुजरते हुए बहुत सारी कोलिजन्स करेगा। अब इस मॉलिक्यूल ने जो फासला तय किया है सिलेंडर की लेंथ पे एस इज इक्वल टू वी टी है। ठीक होगी बात? अब अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम निकालो तो लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ आपको पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको पता है, तो आप वी टी क्रॉस पाई डी स्क्वायर कर दोगे। अब अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो तो वी वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स एन, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? एन ओवर वी। और मेरा वॉल्यूम तो अब आपको पता है वी डेल्टा टी पाई डी स्क्वायर है, तो इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? एन ओवर वी इंटू वी क्रॉस टी क्रॉस पाई आर डी पाई डी स्क्वायर आ जाएगा।
तो मौजूदा वॉल्यूम जो हमारे मौजूदा अजम्पशंस का वॉल्यूम है उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब नंबर ऑफ कोलेजन्स कितनी होंगी, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ कोलेजन्स जो आपके पास डेल्टा टी टाइम में होंगी उतनी होंगी जितने नंबर ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल्स है आपके पास। तो इसका मतलब अब आपने लिख दिया एन ओवर वी डेल्टा टी पाई डी स्क्वायर आ गया। अगर मीन फ्री पाथ निकालें तो हम कहेंगे इतनी आपकी कोलेजन्स हो रही हैं इतने फासले में, तो एक कोलेजन कितने में होगी, तो डेल्टा वी डेल्टा टी और ये टोटल नंबर ऑफ कोलेजन्स आ गई डिवाइड में। तो अब यही चीज तो मीन फ्री पाथ है कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलेजन्स निकाल दिया। तो अब आपके पास जो n ओवर v है इसे हम स्मॉल n v से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये मैंने कर दिया। फिर आपने क्या किया कि मैं एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर कर लेता हूं, तो इसका देखो v के साथ मैंने एवरेज का सिंबल डाल दिया, ठीक हो गया। अब वैसे ये फैक्टर कट जाएगा, v एवरेज वेलोसिटी ऊपर भी है नीचे भी है, टाइम ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा तो टूल बन गया 1 ओवर पाई डी स्क्वायर एन वी। अब ये जो आया आपके पास ये मीन डिस्टेंस आया एक कोलेजन पर कोलेजन के लिहाज से कह लें, जब आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स किस पे थे, रेस्ट पे थे, क्योंकि हमने अजम्पशन शुरू में यही बनाया। अब मसला ये है कि जो मैंने एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल की है, टारगेट तो मॉलिक्यूल्स तो मेरे चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपके टकराने के चांसेस हैं कितनी बार टकराएगा, उसमें एवरेज वेलोसिटी आपको रैंडमली लेनी पड़ेगी मूविंग मॉलिक्यूल्स की। तो अब आप करते हैं कि जी रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं एवरेज फॉर्म में, तो मैं कह देता हूं कि जी आपके पास मीन फ्री पाथ जो गैस मॉलिक्यूल का है तो हम उसमें एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी इन्वॉल्व करेंगे सादा एवरेज वेलोसिटी की बजाय जो मौजूदा मेरे मॉलिक्यूल की थी। तो रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं v1 v2 आपने इनमें देखा तो v1 माइनस v2 आ गया आपके पास। अगर मैं रिलेटिव की डॉट ले लेता हूं तो आपके पास ये वी एच स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं जानता हूं रिलेटिव का फार्मूला v1 माइनस v2, वो वैल्यू डाल दी आपने, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 डॉट v1 v2 डॉट v2 माइनस 2v1 v2 आ जाएगा। अब मैं जानता हूं दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में इनका डॉट जीरो आ जाएगी, परपेंडिकुलर होने के नाते अगर मैं मान लूं तो जनाब अब आपके पास रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया। मैं मानता हूं कि चूंकि आपकी सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से है तो एवरेज वेलोसिटी तो दोनों की सेम होगी, तो v1 स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर होंगी, तो मैंने इसे 2v1 कर दिया, 2 बाहर आ जाएगा, ये v स्क्वायर होने के नाते स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो अब वो जो फार्मूला मैंने बनाया था उसमें देखो कि जो नीचे रिलेटिव वेलोसिटी मैंने कंसीडर की कोलेजन्स के अंदर जो थी, तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 आपने ले लिया, ये ऊपर लेंथ में नहीं लेनी, आपने किस में लेना है, कोलेजन्स के अंदर, क्योंकि आपने ये फार्मूला जो बनाया था ये कोलेजन्स के बनाया था, तो उसमें आपकी जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर होगी। तो यही चीज आ गई, स्क्वायर रूट 2v उसकी वैल्यू लग चुकी है। अब v से अभी भी कट जाएगा, t से अभी भी कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर में बस स्क्वायर रूट 2 आ गया पहले की निस्बत फालतू चीज। अब क्या जनाब pv इक्वल टू nkt होता है। यहां से अगर मैं कहूं कि भाई आपके पास p बराबर हो जाएगा n ओवर v kt के, n ओवर v को हम स्मॉल nv मानते हैं, तो ये kt दूसरी तरफ जाके डिवाइड करे तो nv बराबर हो जाएगा p ओवर kt के। तो मेरे फार्मूले में nv आया हुआ है, अगर मैं उसकी जगह p ओवर kt लगाऊं तो ये आपके पास आ गया p नीचे kt ऊपर चला जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि मीन फ्री पाथ प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन फ्री पाथ डायमीटर के या क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं जानता हूं k इज इक्वल टू r ओवर na है, तो हम ये वैल्यू भी लगा सकते हैं, k की जगह r ओवर na भी प्लेस किया जा सकता है, तो na एवोगैड्रो नंबर आ गया आपके पास। तो अब ये चीज अब आपने देखा कि जो चीजें हमने शुरू में डायरेक्ट बताई थी कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो सारी की सारी चीजें नीचे हमारे पास फार्मूले में एक तरह से प्रूफ भी हो गई। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।